नमस्ते बच्चों, आपका 5वीं कक्षा में स्वागत है। हमारा आज हम पाठ क्रमांक 10 सीढ़ीदार खेत इस पाठ की शुरुआत करेंगे। हम बच्चों सीढ़ीदार खेत इस शब्द से आप परिचित होंगे। खेत यानी खेती, जो किसान खेती करते हैं। हम जमीन पर खेती करते हैं, फसल उगाते हैं। हमें जो अन्न मिलता है वो खेती से ही मिलता है। अगर कोई खेती नहीं करेगा तो हमें अन्न नहीं मिलेगा। तो आपने देखा होगा, हम एक जमीन लेते हैं, उसमें सिंचाई करते हैं, उसमें अनाज उगाते हैं, पानी डालते हैं तो अच्छी फसल आती है। तो जो लोग पहाड़ियों के क्षेत्र में रहते हैं, उन्होंने एक अलग प्रकार की खेती देखी होगी वहाँ की सीढ़ीदार। सीढ़ी यानी उसको अंग्रेजी में लैडर भी कहते हैं। लैडर जैसे हम एक स्टेप पर एक ऊपर चढ़ते हैं तो वो सीढ़ी होती है। तो उसी प्रकार ये सीढ़ीदार खेत, जो पहाड़ियों में लोग रहते हैं, वहाँ उनके लिए समतल यानी प्लेन वहाँ जगह नहीं होती है। जहाँ देखो वहाँ पहाड़ ही पहाड़ होते हैं, उनके घर भी पहाड़ों पर ही होते हैं। तो उनको वहाँ समतल प्लेन जगह नहीं मिलती है, तो वो पहाड़ों पर सीढ़ी का आकार देकर वो क्या करते हैं, वहाँ खेती बनाते हैं। तो उसी के बारे में आज हम यह पाठ पढ़ेंगे कि सीढ़ीदार खेत कैसी होती है, कौन कौन से क्षेत्र में सीढ़ीदार खेत किए जाते हैं और कैसे सीढ़ीदार खेत किए जाते हैं। तो उससे पहले मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाहती हूँ कि सीढ़ीदार खेत किस प्रकार करते हैं। यहाँ पर में प्रकृति ने अपना अद्भुत सौंदर्य बिखेर रखा है। अगर ऐसा सौंदर्य, ऐसी हरियाली हमें महीने में एक बार भी देखने को मिल जाए तो हमारी आंखों पर कभी भी चश्मा नहीं चढ़ेगा, हमारी आंखों की रोशनी बढ़ती रहेगी। आप लोगों ने ध्यान दिया हो तो जो लोग पहाड़ों में रहते हैं, पर्वतों में रहते हैं, या ऐसी हरियाली वाली जगह पर रहते हैं, या वनों या जंगलों में रहते हैं, उनकी आंखों पर कभी भी चश्मा चढ़ा नहीं मिलेगा। क्योंकि जो मानव नेत्र होती है, अगर उसको हरियाली देखने को समय समय पर मिलती रहे तो आंखों की रोशनी तेज रहती है और कभी भी आंखों में कमजोरी नहीं आती और ना कभी चश्मा चढ़ता। इस प्रकृति के सौंदर्य को देखने में जहाँ मन लुभावना होता है, वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर रहने वाले लोगों को बहुत सारी कठिनाइयां भी होती हैं। उनको खेती करने में, पैदल सफर तय करने में बहुत सारी कठिनाइयां होती हैं। यहाँ पर जो आप देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पर, जो सीढ़ीनुमा खेती की गई है, इस खेती को कैसे किया जाता है और इसमें क्या क्या कठिनाइयां आती हैं, इनको फसल का क्या भाव मिलता है, ये जानने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। यहाँ पर पहाड़ों में जो सीढ़ीनुमा खेती की जाती है, यहाँ पर बड़े बड़े ट्रैक्टरों का इस्तेमाल नहीं किया जाता। यहाँ पर बैलों से खेती की जाती है या फिर छोटी हाथ वाली रोटावेटर से वो जुताई की जाती है। आज की हमारी विजिट है उत्तराखंड के नैनीताल जिले के खुटिया खाल गांव में। यहाँ पर मैं आपको एक छोटे से किसान से मिलवाता हूँ जो जैविक तरीके से खेती करते हैं और वे बताते हैं कि यहाँ पर खेती करने में क्या क्या कठिनाइयां होती हैं और किस तरह खेती करते हैं। तो आइए मिलते हैं इस छोटे से किसान से। सर नमस्कार जी। सर, आप अपनी जो खेती करते हैं इसके बारे में अन्य किसान साथियों को बताएं। आप कौन कौन सी खेती करते हैं और आपको क्या क्या कठिनाइयां आती हैं यहाँ पर खेती करने में, इसके बारे में अन्य किसान साथियों को बताएं। हम यहाँ पे आलू, गोभी, मटर, ये चीजों की खेती करते हैं। आलू को यहाँ से हमको घोड़ों में ले जाना पड़ता है वहाँ रोड तक, वहाँ से फिर तब जाके गाड़ियों में जाता है। और यही गोभी का भी है। गोभी भी पहले खेतों से काट के कट्टे भर के उसके बाद घोड़ों में लोड करके हम यहाँ से जाड़ा पानी, यहाँ से जो 4-5 किलोमीटर दूर है वहाँ तक घोड़ों में ले जाते हैं। तो सर, जो आप यहाँ पर जो सीढ़ीनुमा खेती करते हैं, इसमें आपको कैसी इनकम मिल जाती है? क्या परिवार का अच्छा गुजारा हो जाता है? आपका क्या भाव आलू का मिलता है? क्या भाव आपको यहाँ पर दूध का मिलता है और क्या भाव यहाँ पर आपको गोभी का मिलता है? इसके बारे में बताएं। आलू का ऐसी है, आजकल 800 रुपए मन तक चल रहा है और गोभी 400 रुपए कट्टे तक जा रही है। और जो दूध का रेट है हमारा, दूध का रेट 25-26 रुपए गाय का जाता है और उस पर 4 रुपए लीटर अतिरिक्त मिलता है हमको, जो कि मतलब प्रोत्साहन के रूप में सरकार दे रही है अभी। तो सर, यहाँ पर आप
मैंने देखा कि आप हाथ वाली रोटावेटर से जुताई कर रहे हैं। हाँ। यहाँ पर बैल कामयाब नहीं है, क्या आप बैलों से खेती नहीं, क्यों नहीं। नहीं करते, इसके बारे में बताएं। ना बैल भी कामयाब है। जितना हमारा मतलब साल का बैलों का खर्चा आता है, तो उससे कई कम में ये इसका तेल का खर्चा जो है बहुत ही कम है इसके बजाय। तो हम इसलिए हम इसी से काम यूज कर रहे हैं इसी को। तो तर यहाँ पर आप कितनी खेती करते हैं, कितनी जगह में करते हैं? यहाँ पर है लगभग हमारे पास 40-50 नाली जमीन है। अच्छा, तो यहाँ पर जो आपने ये जो पीछे देख रहा हूँ, आपने जो मक्का की बड़ी शानदार खेती कर रखी है, ये आप किस महीने करते हैं? ये आपके बारह हर साल चलती रहती है या कैसे चलती है? ये हमारे यहाँ जुलाई जून के महीने से मक्का बुआई हो जाती है। तो ये वैसे खेती के लिए नहीं है, ये केवल आपको अपनी ये रखी है। हाँ, बताएं। पहाड़ में सब कठिनाइयाँ ही कठिनाइयाँ हैं। सबसे मेन तो है हमारा रोड जो है बहुत दूर पे है। जो भी हम यहाँ पर खेती होती है उसको ले जाने में हमको दिक्कत होती है बहुत ज्यादा। तो यहाँ पर सर ने बताया कि यहाँ पर खेती करने के बाद जब उस और यहाँ एक आप दूसरा वीडियो भी देख सकते हो। यहाँ काफी पसंद किया जा रहा है हाथ से चलाने वाला ट्रैक्टर। ट्रैक्टर अब तक सिर्फ मैदानी क्षेत्रों के खेतों में ही देखने को मिलता था या चलाया जाता था, लेकिन अब पहाड़ के सीढ़ी नुमा खेतों में भी ट्रैक्टर चलने लगे हैं। यहाँ के किसानों के बीच हाथ से चलाए जाने वाला ट्रैक्टर काफी पसंद किया जा रहा है। पहाड़ों पर सीढ़ी नुमा खेत होने के कारण ट्रैक्टर से खेती का काम संभव नहीं था, इसलिए यहाँ पर बैलों से खेती में हल लगाने का काम किया जाता है। तकनीकी के विकास के साथ ट्रैक्टर बनाने वाली कंपनियों ने हल्के और हाथ से चलाने वाले छोटे ट्रैक्टर बनाने शुरू कर दिए। पहाड़ों पर कृषि विभाग ने इन छोटे ट्रैक्टरों का प्रदर्शन कर किसानों को इसकी उपयोगिता बताई। इसके बाद किसान इन हल्के ट्रैक्टरों को हल जोतने के लिए प्रयोग में लाने लगे हैं। कृषि विभाग के अपर जिला कृषि अधिकारी चमोली डॉक्टर जितेंद्र भास्कर बताते हैं कि अब तक चमोली में व्यक्तिगत रूप से 100 से अधिक किसान इस ट्रैक्टर का उपयोग खेती के कामों में कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि वर्तमान समय में सरकार एक नई योजना लाई है, जिसमें 8 लोगों के समूह को 10 लाख रुपए तक के कृषि के उपकरण 80% सब्सिडी पर दिए जा रहे हैं। इस नई तकनीकी से बने ट्रैक्टर के बारे में बताते हुए उन्होंने कहा कि इससे 1 लीटर डीजल में 4 नाली भूमि पर हल लगा सकते हैं। यह काम बेहतर चालक के माध्यम से सिर्फ 1 घंटे उसको बाद तो नमस्कार दोस्तों, क्या आप लोग को पता है कि जो गांव के खेत होते हैं वो आपस में सीढ़ीनुमा क्यों होते हैं? यानी कि आप बोल सकते हैं कि नीचे से ऊपर की ओर या फिर ऊपर से नीचे की ओर ढलावना होता है। वो क्यों होता है, उसका होने का कारण क्या है, तो इस वीडियो में हम पूरी जानकारी बता देंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ कि अगर आप गांव से बिलोंग करते हैं तो आप तो देख ही चुके होंगे, एंड आप शहर से अगर बिलोंग करते हैं तो आपको पता नहीं होगा, लेकिन पता होगा, आप ध्यान नहीं दिए होंगे। कब? जब आप ट्रेन से सफर करते होंगे तब आप देखे होंगे ट्रेन के बाहर कि जो खेत होते हैं वो आपस में सीढ़ीनुमा होते हैं। और वो क्यों होते हैं, कभी माइंड में जिक्र किए हो, कभी माइंड को पूछे हो कि ऐसा क्यों होता है? नहीं ना? तो चलिए मैं बताता हूँ कि क्यों होता है। देखिए, जब बारिश होता है, बारिश होने के कारण वहां पर जितने ऊपर से मतलब जो चीज है ना, मिट्टी, कण, धूल, वो सब बह के नीचे किसी और का खेत
मतलब उसे नीचे नीचे जाते जाते समुंदर तक ना मिल जाए, वो जो जमीन का धूल है वो वापस में समुंदर ना जाए। इसी कारण से जो है ना उसको सीढ़ीनुमा बनाया गया है। और जिससे और एक बहुत बड़ी फायदा है, जिससे कि फसल उगाने में हमको साथ मिलता है, मतलब हमारे किसानों को साथ मिलता है फसल उगाने में। तो आप बोलोगे कि कैसे? जैसे कि अब सीढ़ीनुमा खेत में क्या होता है कि पानी रुक रुक के जाता है। अगर आप राजस्थान का नाम सुने ही होंगे, तो राजस्थान में क्या होता है, राजस्थान में कि वर्षा होती है, सब पानी जाके समुद्र में मिल जाती है, बस वहां फिर सूखा पड़ जाता है। लेकिन बात यहाँ सीढ़ीनुमा का है। तो सीढ़ीनुमा इसलिए बनाया जाता है क्योंकि वापस में वहां पानी ठहर सके, पानी रुक सके और अच्छे से किसानों को मदद मिल सके और अच्छे से खेती हो। यही कारण था जो कि सीढ़ीनुमा खेत बनाया जाता है। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, लेकिन आप शेयर नहीं करेंगे, ये हमको पता है। शेयर उसी वीडियो को करेंगे जिसमें फेक बताता है कि अगर आपके पास SBI के ATM कार्ड है तो आपको तो देखा आपने कि किस प्रकार सीढ़ीदार खेती की जाती है और सीढ़ीदार खेती करने के लिए कितनी कठिन परिश्रम उन्हें करना पड़ता है। समतल भाग पर तो आसानी से किसान खेती कर सकता है, पर जहाँ पहाड़ी इलाका है वहाँ जमीन को खोद खोद कर उनको सीढ़ी का आकार देकर उनको सीढ़ीदार खेत बनाया जाता है। और ये सीढ़ीदार जो खेत है पूरा का पूरा बारिश पर निर्भर होता है। बारिश का पानी आया तभी वो सीढ़ीदार खेती की जा सकती है, क्योंकि पहाड़ों पर पानी लेकर जाना बहुत मुश्किल काम है। हम समतल भाग पर इसको फसलों को अगर पानी देते हैं तो हम एक बोरवेल निकालते हैं, उसके जरिए पाइपलाइन करते हैं और फिर सब पूरे खेती को पानी देते हैं। पर पहाड़ी में हम नीचे से ऊपर पानी नहीं ले जा सकते, क्योंकि पहाड़ इतने ऊंचे होते हैं, वहां उनका प्रेशर नहीं जाता है। तो जो पहाड़ी इलाकों में सीढ़ीदार खेत होते हैं वो पूरे के पूरे बारिश के पानी पर निर्भर होते हैं। तो हम देखेंगे आज इस पाठ की शुरुआत करेंगे कि किस प्रकार सीढ़ीदार खेती की जा सकती है और ये इसकी ये कौन सी कहानी है। तो अगला देखेंगे हम लोग यहाँ, जैसे हम पाठ का एक बार वाचन करके मैं आपको उसका पूरा स्पष्टीकरण दूंगी। अमित सिलीगुड़ी में रहता था। उसके पापा डॉक्टर होने के कारण बहुत व्यस्त रहते थे। अंततः वे अमित को छुट्टियों में कहीं घुमाने भी नहीं ले जा पाते थे। पिछले साल अमित के अध्यापक उसकी कक्षा को टूर पर काजीरंगा लेकर गए थे, लेकिन अमित नहीं जा पाया था। आज कक्षा में अध्यापक जी ने बच्चों के दार्जिलिंग के टूर के बारे में सूचित किया। इच्छुक विद्यार्थियों को अपना नाम नियत राशि के साथ जमा करने के लिए 1 सप्ताह का समय दिया। टूर शब्द अमित के लिए रोमांच भरा और जिज्ञासा वाला था। अंततः इस बार अमित ने सोच ही लिया था कि वो स्कूल के टूर पर जाएगा। देखो, एक अमित नाम का लड़का है, वो सिलीगुड़ी में रहता था और उसके पापा डॉक्टर होने की वजह से व्यस्त रहते थे। व्यस्त रहना यानी वो काम पे लगे रहते थे, तो वो उनका ज्यादा ध्यान नहीं था। अंत में वे अमित को छुट्टियों में कहीं घुमाने नहीं ले जा सके। वो डॉक्टर होने के कारण काम में व्यस्त थे, तो वो अमित को कहीं छुट्टियों पर नहीं ले जा सके। पिछले साल यानी इस साल नहीं, पिछले साल अमित के अध्यापक उसकी कक्षा को टूर पर काजीरंगा लेकर गए थे,
लेकिन अमित नहीं जा पाया था। तो पिछले साल जो उनकी स्कूल की टूर गई थी, कांजीरंगा के लिए गई थी, पर उस समय अमित नहीं जा पाया था। पर आज कक्षा अध्यापक ने इस साल दोबारा टूर की वहाँ उन्होंने सूचना की है। हमारी टूर कहाँ जाने वाली है, दार्जिलिंग के लिए जाने वाली है। अगर इच्छुक यानी जिसको इंटरेस्टेड थे विद्यार्थी यानी छात्रों को, वो अपना नाम, नियत राशि यानी एक उनकी अमाउंट है उस टूर के लिए जाने के लिए, तो उन्होंने कहा कि इच्छुक विद्यार्थियों को अपना नाम नियत राशि के साथ 1 सप्ताह के अंदर जमा करना है। यानी उन्होंने बच्चों को नोटिस दी कि आपको अगर किसी को जाना है तो ये इतनी अमाउंट है, आपको अपना नाम और पैसे 1 सप्ताह का समय दिया जाता है आपको, ये आप जमा कीजिए और अपना नाम वहाँ सूचित कीजिए। टूर शब्द अमित के लिए रोमांच भरा था। टूर शब्द ये अमित के लिए क्या था, रोमांच यानी थ्रिलर। उसको वो बहुत एक्साइटेड हुआ था क्योंकि पिछले साल भी वो टूर के लिए नहीं गया था और इस साल पापा अभी छुट्टियों पे कहीं पर उन्हें नहीं लेकर जा सके, तो इसीलिए वो बहुत एक्साइटेड हुआ कि मैं इस साल जरूर जाऊंगा। और उसको जिज्ञासा वाला था यानी क्यूरियसली थी कि मैं भी जाऊंगा टूर के लिए, मैं क्या क्या करूंगा, ये सोच के वो बहुत रोमांच मतलब बहुत एक्साइटेड हुआ। उसके अंदर थ्रिल और क्यूरियोसिटी ज्यादा बढ़ गई। अंत में इस बार अमित ने सोच ही लिया कि वो स्कूल के टूर पर अवश्य ही जाएगा, उसने ठान ही लिया। फिर उसके बाद उसने बच्चों के साथ टूर पर दार्जिलिंग जरूर जाएगा, उसने मन में ठान ही लिया। परंतु समस्या यह थी कि पापा से दार्जिलिंग जाने की बात कैसे कहे। अभी उस पर एक समस्या आई, एक कठिन परिस्थिति आई कि मैं पापा से दार्जिलिंग जाने की बात कैसे करूं। शाम को क्लिनिक से आकर चाय पीने लगे पापा। शाम को क्लिनिक से आकर क्या करने लगे, चाय पीने लगे। अमित ने सोचा कि बात करने का यह उचित समय है। वह आकर धीरे से बोला, ये देखो ये जो चिन्ह है निर्देश चिन्ह है, उसके पापा आए और फिर वो वहाँ चाय पीने के लिए बैठे और फिर अमित ने सोच लिया कि हाँ आज उचित समय है, आज तो कुछ ना कुछ मुझे पापा से बात करनी है मेरे टूर के बारे में। और फिर वो वहाँ गया। पापा आप मना तो नहीं करोगे ना। देखो पापा को बड़े प्यार से वो बोलने लगा कि पापा आप मना तो नहीं करोगे ना। तो उन्हें कहा बेटा किस बात के लिए। पापा ने कहा कि बेटा किस बात के लिए मैं मना करूंगा। पापा हमारी कक्षा के बच्चे टूर पर दार्जिलिंग जा रहे हैं, मैं भी टूर पर जाना चाहता हूँ। देखो उन्होंने कहा कि पापा हमारे बच्चे उस कक्षा के बच्चे टूर पर जाने वाले हैं दार्जिलिंग, तो मुझे भी जाना है, मैं भी जाना चाहता हूँ। तो पापा कहने लगे ठीक है सोचूंगा। कितने बच्चे जा रहे हैं, प्रश्न चिन्ह और ये जो दूसरा है उद्धरण चिन्ह उसे कहते हैं। पापा कक्षा के अधिकतर बच्चे जा रहे हैं, प्लीज मुझे भी जाने दीजिएगा। उन्होंने कहा कि कक्षा के बहुत सारे बच्चे जाने वाले हैं तो मुझे भी जाना है, मुझे भी जाने दीजिएगा। थोड़ी देर तक अमित के पापा सोचते रहे, फिर उन्होंने अमित को आज्ञा दे दी। देखो थोड़ी देर के बाद अमित के पापा सोचने लगे और फिर उन्होंने उसको आज्ञा यानी परमिशन दे दी कि ठीक है तुम जाओ। बस फिर तो अमित ने तुरंत ही अपने मित्रों को फोन कर दिया। अगले दिन उसने स्कूल में पहुंचते ही सर को टूर पर जाने की राशि यानी पैसे दे दिए और बेसब्री से टूर पर जाने के दिन का इंतजार करने लगे। अभी अगले दिन ही वो अमित उठा, पहले ही तो उठा, सभी अपने दोस्तों को फोन किया और उसके बाद अगले दिन उसने राशि यानी अमाउंट ली टूर पर जाने के लिए और बेसब्री से टूर पर जाने के दिन का वो इंतजार करता रहा। बेसब्री यानी एक अरबी शब्द है, इसका तुरंत, अतुरता उसका अतुरते से वो उसका राह देखने लगा। आज खुशी के मारे अमित का चेहरा फूल सा खिल रहा था। देखो आज क्या हो रहा था,
खुशी के मारे अमित का चेहरा फूल सा खिल रहा था, क्योंकि अगले दिन सुबह ही उसे बस से जाना था। क्योंकि अगले दिन उसको कहाँ जाना था? टूर के लिए बस से जाना था। और वो बहुत एक्साइटेड था, बहुत खुश भी था, उसका चेहरा खिल रहा था। फूल सा खिलना, इसका अर्थ होता है, ये मुहावरा है, इसका अर्थ है खुश होना। इस मुहावरे का क्या अर्थ है कि खुश होना। क्योंकि अगले दिन सुबह ही उस बस से जाना था। अमित के साथ सभी बच्चे दार्जिलिंग जैसे खूबसूरत पहाड़ियों का शहर देखने के लिए उत्साहित थे। उत्साहित यानी एक्साइटेड थे कि अमित के जैसे ही उसके दोस्त भी बहुत एक्साइटेड थे कि हम भी जाएंगे दार्जिलिंग देखने के लिए और पहाड़ी इलाकों को देखने के लिए। सभी बच्चे बहुत एक्साइटेड थे। अमित की मम्मी ने कुछ गरम कपड़े, देखो अमित की मम्मी ने क्या दिया था वहाँ उनके साथ, कुछ गरम कपड़े, क्योंकि वहाँ बहुत ठंड होती है ना, तो कुछ गरम कपड़े भी अटैची में रख दिए थे। अटैची यानी सूटकेस। अटैची क्या? सूटकेस में रख दिए थे। साथ में कुछ नाश्ते का सामान, बिस्कुट, दाल मोठ मठरी और लड्डू भी रख दिए थे। देखो अभी आप भी, अगर आपने भी सोचा होगा कि हमें भी टूर पे जाना है, तो आपके मन में भी बहुत एक्साइटेड होता है, आप खुश होते हो कि हमें कल ट्रिप के लिए जाना है, या कोई स्कूल का प्रोग्राम होता है, हम जैसे फील्ड ट्रिप के लिए जाते हैं, तब आप एक्साइटेड होते हो, तो आपकी मम्मी आपको खाने के लिए बहुत सारी चीजें देती है। तो उसी प्रकार अमित की मम्मी ने भी नाश्ते के लिए कुछ बिस्कुट दिया था, दाल मोठ मठरी, लड्डू आदि चीजें उसमें अटैची में उन्होंने वहां रख दिए थे। खाने का सामान देखकर अमित फूला नहीं समा रहा था। देखो फूला ना समाना, ये भी एक मुहावरा है, यानी खुश हो रहा था खाने का सामान देखकर कि मम्मी ने इतना कुछ दिया है मुझे, तो ये सामान देखकर मैं तो बहुत खुश हुआ था। पर जाने के उत्साह के कारण अमित सुबह सुबह जल्दी उठकर तैयार हो गया। देखो सुबह सुबह टूर पर जाना था, अभी ट्रिप के लिए जाना है उसको, तो सुबह सुबह वो जल्दी उठ गया। आप अपना भी देखो, अगर आपको कहीं पर जाना होगा तो आप सुबह सुबह जल्दी उठते हो और फिर आप एक्साइटेड रहते हो। वह अटैची पापा के साथ जाकर खड़ा हो गया। देखो अटैची लेकर वो क्या हो गया, सुबह सुबह जल्दी उठा, तैयार हुआ और अपनी सूटकेस लेकर वो पापा के पास जाकर खड़ा हो गया और पापा का हाथ पकड़कर प्यार से बोला, पापा प्लीज मुझे स्कूल छोड़ आइए, अगर देर हो गई तो तब मैं यहीं रह जाऊंगा। देखो पापा से वो बड़ी प्यार से बात कर रहा था कि पापा मुझे प्लीज जल्दी से स्कूल छोड़ दीजिएगा, क्योंकि अगर देर हो गई तो मैं यहीं पर रह जाऊंगा। ये वहाँ पापा से वो प्यारी प्यारी बातें करने लगा था। अपने बेटे की उत्सुकता और चाहत को देखकर अमित के पापा उसे तुरंत ही स्कूल छोड़ने के लिए चल दिए। देखो उनके पापा ने भी देखा कि अमित बहुत एक्साइटेड है, बहुत खुश है टूर पे जाने के लिए, तो उन्होंने तुरंत ही वहाँ उसको बिठाया और तुरंत ही वहाँ स्कूल पर छोड़ने के लिए वो चले गए। रास्ते भर अमित के पापा उसे समझाते रहे कि बेटा ज्यादा शैतानी मत करना, टीचर के साथ रहना, उनका कहना मानना, पहाड़ियों की ज्यादा ऊंचाई पर चढ़कर नीचे मत झांकना, गर्म कपड़े पहनना और अकेले मत घूमना। देखो पापा जाते समय उसको छोड़ने तो चले गए, पर जाते समय उसको इंस्ट्रक्शन दे रहे थे, सूचना कर रहे थे कि बेटा वहाँ आप अकेले जा रहे हो, टीचर का कहना मानना, वहाँ ज्यादा शैतानी नहीं करना है और सबके साथ रहना है, पहाड़ियों के ज्यादा ऊंचाई से नहीं नीचे झांक कर देखना है,
गर्म कपड़े पहनना है और अकेले नहीं घूमना है। तो ये सारी सूचना वो उन्होंने उनको दे दी। जैसे हम भी अगर आपके साथ चलते हैं तो हम आपको सूचना देते रहते हैं कि ज़्यादा मस्ती नहीं करना है, ज़्यादा बातें नहीं करना है, यहाँ वहाँ नहीं घूमना है, टीचर के साथ ही घूमना है, आदि सारी चीज़ें हम आपको बोलते ही रहते हैं। तो उसी प्रकार उनके पापा जी भी वहाँ उसको बोल ही रहे थे कि यहाँ वहाँ घूमना नहीं है। तो इस प्रकार ये पाठ है। उसके बाद अपने पापा की हर बात पर अमित हाँ हाँ करता रहा। जैसे उसको पापा उनको समझा रहे थे तो पापा की हर एक बात पर वो हाँ हाँ कर रहा था। बस इसी तरह बातों ही बातों में स्कूल आ गया। अब उसी तरह क्या हो गया, बातों ही बातों में स्कूल आ गया। स्कूल पहुंचकर अमित ने देखा कि बस तैयार खड़ी है। देखो स्कूल में आकर देखा कि वहाँ बस तैयार खड़ी है। सर कुछ बच्चों के साथ बस में बैठे हुए थे। कार से उतरकर अमित झटपट अटैची लेकर बस में बैठ गया। सब बच्चों के बस में बैठते ही बस चल दी। देखो अमित स्कूल पहुंचने पर क्या हो गया, देखा कि बस खड़े हैं, सारे बच्चे स्कूल के बच्चे बस में बैठे हैं और सर भी बैठे हैं। वो तुरंत कार से उतरा और अपनी अटैची यानी अपनी सूटकेस लेकर वो कार में बैठ गया। सब बच्चे के सब बस में बैठते ही बस चल दी। देखो अभी बस में सारे बच्चे बैठ गए, सारे सर भी बैठ गए और फिर बस चल दी। अपने विद्यार्थी जीवन में अमित पहली बार साथियों के साथ टूर पर जा रहा था। सर ने सब बच्चों को कुछ बातें सावधानी बरतने के लिए समझाई। देखो अमित जो है अब पहले मतलब अभी वो विद्यार्थी जीवन जी रहा है, यानी वो छात्र है, स्टूडेंट है। तो स्टूडेंट के लाइफ में वो फर्स्ट टाइम पहली बार वो अपने दोस्तों के साथ या अपने साथियों के साथ वो टूर पर जा रहा था। तो वहाँ जाते समय वो बहुत खुशी था और उसके बाद सर ने भी कुछ बस में उनको सावधानी यानी सतर्क करने वाली कुछ बातें उनको वहाँ समझा दी। तो इस प्रकार वो हम भी अगर आपको कहीं पर लेकर जाते हैं तो हम भी आपको एक सूचना देते हैं कि आपको कैसे क्या करना है और कहाँ आपको रुकना है, कितनी मस्ती करनी है और कितनी नहीं करनी है, सारी बातें हम आपको बताते रहते हैं। फिर बच्चों को खाने के लिए मठरी एवं मीठे बिस्कुट छोटी छोटी थैली में भरकर दे दिए। फिर क्या हो गया, सर ने बस में बच्चों को खाने के लिए मठरी और कुछ छोटे छोटे बिस्कुट वो थैली में भरकर उन्होंने उनको दे दिए। खाने के बाद गानों का कार्यक्रम चल रहा। देखो बस में अभी खाना उन्होंने वो खा लिया, फिर उसके बाद बच्चे आपस में गाने का